नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें हम आगे बढ़ेंगे और कुछ धातुओं के बारे में पढ़ेंगे जैसे सोडियम, कैल्शियम। और इन धातुओं के अयस्क और इनके जो यौगिक हैं, वे यौगिक जो सामान्यतः हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उन यौगिकों से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज हम जिस धातु के बारे में डिस्कस करेंगे होगा सोडियम। सोडियम Na। सोडियम को हम 11Na23 लिखते हैं। जो 11 है वो इसमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक को बताएगा। इसका मतलब सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका परमाणु क्रमांक जो Z है वो 11 है। और ये जो 23 है इसका परमाणु भार, जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, वो है। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 23 में से 11 गया कितना है? 12। न्यूट्रॉन कितने है भाई? 12। तो जो सोडियम होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, उसका परमाणु क्रमांक 11, उसका परमाणु भार 23 होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या आपके 12। और ये जो N है इस सोडियम का क्या है? प्रतीक है। हम लिखते तो सोडियम, फिर भी इसका प्रतीक क्या है? Na, जो सोडियम के लैटिन नाम नेट्रियम से आया है। लैटिन नाम नेट्रियम से आया है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि सोडियम का जो प्रतीक है, सिंबल है, वो Na होता है, जो सोडियम के लैटिन नाम नेट्रियम से आता है। सोडियम का जो लैटिन भाषा में नाम है वो नेट्रियम, और नेट्रियम से क्या आया है? इसका प्रतीक Na। तो ये सोडियम के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं सोडियम के बारे में। पिछली क्लास में हमने जब धातु और अधातु पढ़ा तो वहाँ पर देखा कि जो धातुएं हैं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम कठोर नहीं होता। सोडियम क्या होता है? मुलायम होता है। सोडियम क्या होता है? मुलायम। अपवाद है, 3 धातुएं बताई थी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जो कठोर नहीं होती, क्या होती है? मुलायम होती है, और हम इसको चाकू की सहायता से काट सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको हम चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। 3 धातुएं याद रखना है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम क्या होता है? मुलायम होता है, और इसके साथ इसका घनत्व भी क्या होता है? निम्न। इसका नहीं पानी की सतह पर तैरता है। इसका घनत्व निम्न होता है, इसका नहीं पानी की सतह पर तैरता है। तो अगर हम धातुओं की बात करते हैं, पिछली क्लास में हमने धातुओं के बारे में बात की। हमने पढ़ा कि सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है और ये पानी में डूब जाती है, परंतु 3 अपवाद थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनका घनत्व क्या होता है? निम्न होता है, और ये पानी की सतह पर तैरती। ये बात ध्यान रखना कि जो सोडियम है पानी की सतह पर तैरेगा। और थोड़ा और चीज़ ध्यान रखना, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। जो सोडियम है वो आपके पानी, जल H2O से और हवा O2 से बहुत ही अत्यधिक मात्रा में अभिक्रियाशील होता है। इनके साथ फटाक से अभिक्रिया कर लेता है। जो सोडियम होता है वो पानी और हवा के साथ अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं, फटाक से अभिक्रिया करता है। इस कारण विस्फोट होने की संभावना रहती है। इस कारण सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से धातु को, कौन से तत्व को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? कौन से धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो उसका उत्तर होगा सोडियम, क्योंकि सोडियम आपके पानी और वायु के साथ अत्यंत अभिक्रियाशील होता है। इसके साथ बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है। इस कारण विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। इस कारण इसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। एग्जाम में पूछ जा सकता है ऐसा कौन सा तत्व है जिसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? उत्तर है सोडियम। अगर कारण का विश्लेषण देखें तो सोडियम आपके पानी और हवा के साथ अत्यंत अभिक्रियाशील होता है, और ये
इनके साथ फटाक से अभिक्रिया करता है, तुरंत अभिक्रिया करता है और विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। इस कारण हम इसको किस में डुबोएंगे भाई, केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। इस बात को समझना। तो अभी तक जो हमने सोडियम में चीजें पढ़ी है उसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि सोडियम बोलते हैं, फिर भी इसका जो प्रतीक है Na होता है, जो इसके लैटिन नाम नेट्रियम से आया है। फिर हमें और चीजें यहाँ पर पढ़ना कि ऐसा कौन सा धातु तत्व है जिसको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। तो उत्तर सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, ठीक है। या ऐसा पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो पानी की सतह पर तैरती है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और ये जो विशेष रूप से जो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा धातु तत्व है जिसको हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, उत्तर आएगा सोडियम, क्योंकि सोडियम आपके पानी और वायु के साथ अत्यंत अभिक्रियाशील होता है और उनके साथ अभिक्रिया करके विस्फोट उत्पन्न कर सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए हम इसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ये तो नॉर्मल सी बातें हुई, आगे और बढ़ते हैं। हम सोडियम के अयस्क के बारे में बात करते हैं। सामान्यतः एग्जाम में जितने भी तत्व होते हैं उनके अयस्क पूछे जाते हैं कि इसका अयस्क क्या है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है बोरेक्स है वो किसका अयस्क है। ऐसा पूछा जा सकता है कि जो सुहागा होता है वो किसका अयस्क है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। एक बार इसको नोट कर लो, नॉर्मल सी चीजें थी सोडियम के बारे में। जहां से क्वेश्चन बन सकता है वहां पर मैं आपको बता दूंगा, और हमें वो चीजें थोड़ी ज्यादा याद करनी है, विशेष तौर से उन पे ध्यान देना है। यहाँ से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से लगभग क्वेश्चन आना लगभग तय होता है, क्योंकि ये जो सोडियम है, सोडियम के जो यौगिक होते हैं जैसे नमक है, कास्टिक सोडा है, खाने का सोडा है, धोने का सोडा है, इनके जो यौगिक है या इनके जो अयस्क हैं वो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। और हमारे जो एग्जाम होते हैं उसमें एक शब्द लिखा होता है दैनिक विज्ञान, अर्थात वह विज्ञान जो दैनिक जीवन में रोजमर्रा की लाइफ में उपयोग में ली जाती है उसे हम बोलते हैं दैनिक जीवन। अर्थात जिन यौगिकों का हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। इनके साधारण नाम पूछ जाते हैं, इनके रासायनिक नाम पूछ जाते हैं, या इनके जो विशेष उपयोग है वो पूछे जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सोडियम के अयस्क। क्या पढ़ेंगे भाई? सोडियम के अयस्क। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि सोडियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सोडियम का मुख्य अयस्क कौन सा है। सोडियम का मुख्य अयस्क है NaCl, साधारण नमक, जिसे हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि सोडियम का जो मुख्य अयस्क है वो है NaCl, साधारण नमक। जबकि सोडियम का एक और अयस्क के बारे में बात करें तो Na2B4O710H2, इसको बोलते हैं बोरेक्स, हिंदी में बोलते हैं सुहागा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया बोरेक्स किसका अयस्क है, बोरेक्स किसका अयस्क है, तो बोरेक्स सोडियम का अयस्क है। और बोरेक्स का जो फॉर्मूला है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है Na2B4O710H2O। और इसका अगर हम रासायनिक नाम देखें तो इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम टेट्राबोरेट, डेका, 10 को डेका बोलते हैं, और H2O को हाइड्रेट बोलेंगे। इसका रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट। इस बात को ध्यान रखना। ये जो दो चीजें मैंने अयस्क के बारे में बताई, लगभग यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। पहला क्वेश्चन, सोडियम का मुख्य अयस्क क्या है। तो लोग सोचते हैं ज्यादा बोरेक्स के बारे में पढ़ते तो बोरेक्स उत्तर कर देते हैं। बोरेक्स सोडियम का मुख्य अयस्क नहीं है। सोडियम का मुख्य अयस्क है वो साधारण नमक है NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो समुद्र के अंदर जो खनिज जो चट्टानें होती है उनसे ये प्राप्त होता है। समुद्र के अंदर खनिजों की चट्टानें होती है, उन चट्टानों से हम नमक प्राप्त करते हैं। इस कारण इसको बोला रॉक सॉल्ट। रॉक मतलब आपके चट्टान, सॉल्ट मतलब लवण, चट्टानों से प्राप्त होने वाला लवण कौन सा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड।
तो यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सोडियम का मुख्य अयस्क पूछे तो NaCl रॉक सॉल्ट, साधारण नमक, जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। और अगर आपको ये पूछे कि बोरेक्स सुहागा किसका अयस्क है, सोडियम का, इसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जा सकता है Na2B4O7 10H2O, जिसका रासायनिक नाम होगा Na सोडियम, इसको बोलते हैं टेट्राबोरेट। 4 4 को हम टेट्रा बोलते हैं और B4O7 को बोरेट बोलेंगे, और 10 को बोलेंगे डेका, और H2O को रासायनिक दृष्टि से हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना। चलिए 2 अयस्क हमने पढ़ लिया, तीसरा अयस्क देखते हैं सोडियम का, NaNO3, इसको बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर भी किसका अयस्क है, सोडियम का अयस्क है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अगला और अयस्क देखते हैं Na3AlF6, जिसे हम बोलते हैं क्रायोलाइट। तो ये सोडियम के 4 अयस्क आपको याद रखने हैं। हालांकि तीसरा और चौथा है, इसको सामान्यतः पढ़ लेना है, ज्यादा नहीं पूछ जाता, फिर भी कभी कभार पूछ ले चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो NaNO3 को हम चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, ठीक है। और Na3AlF6 को हम क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट बोलते हैं। तो ये जो हमने सोडियम के 4 अयस्क पढ़े, उसमें से पहला और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, सोडियम का मुख्य अयस्क आपके रॉक सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक बोलते हैं। बोरेक्स क्या है, बोरेक्स का फॉर्मूला पूछ जा सकता है, बोरेक्स जिसे हम हिंदी में सुहागा कहते हैं, हिंदी में इसका जो वर्जन है सुहागा, ठीक है। बोरेक्स किसका है भाई, बोरेक्स सोडियम का है, इसका फॉर्मूला पूछ जा सकता है Na2B4O7 10H2O। रासायनिक नाम कभी कभार पूछ ले, जो अच्छे एग्जाम होते हैं डिफेंस में, NDA CDS, उसमें इसका रासायनिक नाम पूछा जा सकता है। क्या होगा, फॉर्मूले से बना लेना, सोडियम सोडियम, ट्रेटा बोरेट, 10 को डेका और हाइड्रेट, तो सोडियम ट्रेटा बोरेट डेका हाइड्रेट। बाकी चिली सॉल्ट पीटर का आपको एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जा सकता है। चिली सॉल्ट पीटर क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, और क्रायोलाइट का थोड़ा याद कर लेना। तो ये सोडियम के अयस्क हो गए, 4 अयस्क है, एक बार देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, सोडियम के यौगिक कौन कौन से हैं। सोडियम के यौगिक वैसे खूब सारे होते हैं, लेकिन जो दैनिक जीवन में जिनका हम उपयोग करते हैं वो हमें याद करना है, वो एग्जाम में आ सकता है। सोडियम के यौगिक, अभी हम 4 यौगिक पढ़ेंगे, देखना थोड़ा। NaCl साधारण नमक, NaOH कास्टिक सोडा, NaHCO3 खाने का सोडा, और Na2CO3 10H2O धोने का सोडा। 4 जो यौगिक है बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इनका जो अन्य नाम है, उपनाम है, वो पूछा जा सकता है, इनका रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, और इनके कुछ विशेष उपयोग वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक बार आप देख लीजिए, सोडियम के 4 यौगिकों के बारे में बात करेंगे। NaCl सोडियम क्लोराइड, Na के साथ Cl जोड़ना है, सोडियम क्लोराइड, Na के साथ OH जोड़ना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आपके Na2CO3 10H2O, इसको हम बोलते हैं खाने का धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। तो एक बार देख लो चारों को, फिर हम इनके उपनाम लिखते हैं और रासायनिक नाम लिखते हैं। चीजें साथ याद करोगे तो याद हो जाएगी, वरना अलग अलग याद करने का प्रयास करोगे केमिस्ट्री में तो कभी चीजें याद नहीं होगी। चीजों को अगर हम एक समूह बनाकर साथ याद कर ले तो याद हो जाएगी। जैसे हम सोडियम के 4 यौगिक हैं, चारों का एक साथ पढ़े तो याद हो सकते हैं, ठीक है। वरना आप ऐसे देखते हो कि
हम सभी जितने भी धातु हैं उनके यौगिकों को एक साथ याद कर ले, कभी याद नहीं होंगे, लेकिन अलग अलग पढ़ा जा सकता है। सोडियम के अलग पढ़े, हम मैग्नीशियम के अलग पढ़ेंगे, कैल्शियम के अलग पढ़ेंगे। तो देखते हैं NaCl, इसको हम बोलते हैं साधारण नमक बोलते हैं। इसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। रॉक मतलब चट्टान, सॉल्ट मतलब लवण, चट्टानों से प्राप्त होने वाला लवण। इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि सामान्यतः ये हम टेबल जब खाना खाते हैं तो टेबल पे ही पड़ा रहता है, इसका हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा। इसको बोला जाता है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। बेकिंग का मतलब क्या होता है? बेक मतलब किसी चीज़ को फुलाना, बेकिंग सोडा। तो यदि किसी चीज़ को फुलाना है, जैसे हम पानी पत्ता से बनाते हैं या कुछ भी रोटी वोटी बनाते हैं, तो उसमें अगर ये खाने का सोडा डाल दे तो वो उसको फुला देगा। तो फुलाने वाला सोडा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक। बैक करना मतलब फुलाना, तो बेकिंग सोडा। और खाने का सोडा इसको बोलते हैं धोने का सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। विशेष तौर से 4 हमें पढ़ने हैं। NaCl जिसको हम बोलते हैं साधारण नमक, रॉक सॉल्ट, आपके टेबल सॉल्ट। NaOH कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। और NaHCO3 इसको हम बोलते हैं खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। बैक मतलब फुलाना, ठीक है। और Na2CO3 10H2 इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। इनके रासायनिक नाम देख लेते हैं, ये तो उपनाम थे इनके रासायनिक नाम। Na सोडियम Cl क्लोराइड, रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। कास्टिक सोडा NaOH, Na को सोडियम, OH को बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। आप साइड में यहां लिख सकते हैं Cl को क्या बोला? क्लोराइड। OH को बोला हाइड्रोक्साइड। CO3 को हम बोलेंगे कार्बोनेट। और SO4 को हम बोलेंगे सल्फेट। ये कुछ चीज़ें याद कर लो जिससे हमें रासायनिक नाम लिखने में सहायता मिलेगी। कुछ स्टूडेंट हैं इनके रासायनिक नाम रटते हैं, लेकिन हमें रटना नहीं है। अगर हमें इनका फॉर्मूला याद है, हम सबको पता कि सादा नमक NaCl होता है, तो हम बड़ी आसानी से इसका रासायनिक नाम पता कर लेंगे। हमें पता कि Na सोडियम Cl क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड। दूसरा देखो कास्टिक सोडा NaOH, Na सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, तो लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अगला देखो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, Na सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट, तो इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या एक और अन्य नाम हो सकता है, इस हाइड्रोजन की जगह हम बाई शब्द यूज कर सकते हैं, बाई, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। यहां पे बात समझ में आ गई क्या? धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला एग्जाम में बार बार पूछा गया है, Na2CO3 10H2O। ये 10H2O लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें पता होना चाहिए कि जो धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा है, इसमें जल के 10 अणु होते हैं, तो 10H2O आता है। कभी कभार जो स्टूडेंट है वो गलत कर देते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला नहीं होता, इसके साथ क्या आएंगे? 10 जल के अणु आएंगे। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला याद कर लेना। हम इसका रासायनिक नाम बना रहे हैं, Na सोडियम CO3 कार्बोनेट
10 को हम बोलते हैं डेका और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट किसका भाई? आपके धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। तो अभी तक हमने जो चीज़ें 4 पढ़ी हैं, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो भी हमने बोर्ड पे अक्सर लिखे हैं प्रत्येक जगह क्वेश्चन बना है। चारों के फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, चारों के उपनाम पूछे जा सकते हैं और चारों के रासायनिक नाम पूछे जा सकते हैं। अब हमें बिल्कुल भी ऐसा रटना नहीं है, इनको थोड़ा समझना है। जैसे हम सोडियम को Na लिखते हैं, उसके साथ Cl जोड़ दिया, NaCl सादा नमक हो गया। सोडियम को Na लिखते हैं, उसके साथ हाइड्रोक्साइड OH जोड़ दिया, NaOH कास्टिक सोडा हो गया। फिर थोड़ा ध्यान रखना, जो खाने का और धोने का सोडा है उसमें बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसको हम कैसे समझे? तो थोड़ा देखना, इनका फॉर्मूला देखो। जिसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन आ रहा है उसको हम खा सकते हैं। हाइड्रोजन किस में आ रहा है भाई? खाने के सोडे में आ रहा है। ये देखो, जिसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन H आ रहा है उसको हम खा सकते हैं। इसको फॉर्मूले में NaHCO3, इसके फॉर्मूले में H आएगा, वो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होगा। और जिसके फॉर्मूले में जल के 10 अणु आएंगे वो आपके धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होगा। बाकी आपको इनके फॉर्मूले तो याद करने होंगे, लेकिन अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हो तो फिर आगे की जो चीजें हैं, रासायनिक नाम या उपनाम है, वो बड़ी आसानी से बना सकते हो। NaCl को सादा नमक बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। रॉक मतलब चट्टान और सॉल्ट मतलब लवण, चट्टानों से प्राप्त होने वाला लवण। और जो समुद्र के अंदर जो चट्टान होती है उससे हमें नमक प्राप्त होता है, इसका हमने बोला रॉक सॉल्ट। टेबल सॉल्ट बोलते हैं क्योंकि जब हम खाना खाते हैं सामान्यतः टेबल पर आपके नमक रखा होता है, इसका हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आ रहा, हाइड्रोजन को खा सकते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। और साथ में बेकिंग सोडा भी बोलता है, बेक का मतलब फुलाना होता है, ठीक है, इसका बेकिंग सोडा बोला। और Na2CO3 10H2 इसको बोलेंगे धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। इनके जो रासायनिक नाम है वो, इनका अगर हमें फॉर्मूला है तो बिल्कुल पता कर लेंगे। पहले का NaCl, N सोडियम, Cl क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। दूसरे का कास्टिक सोडे का NaOH, Na सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा NaHCO3, Na सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या इस हाइड्रोजन को हम क्या बोल सकते हैं? बाई बोल सकते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। और अगला देखो, अगला Na2CO3 10H2। इसका अगर आपको रासायनिक नाम पूछ ले तो रटना नहीं है। Na सोडियम, CO3 कार्बोनेट, 10 का मतलब डेका और H2O का मतलब हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट आपके धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए, इनके कुछ उपयोग भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा समझते हैं। पहला उपयोग पढ़ रहे हैं NaCl के, यहीं पे लिख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। एक तो भोजन के परिरक्षण में, भोजन के परिरक्षण में हम जैसे अचार होता है या खाना बनाते हैं तो उसमें थोड़ा नमक डालते हैं ताकि वो भोजन लंबे समय तक चल सके। जैसे हम अचार बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं, तो भोजन के परिरक्षण में उसको लंबे समय तक चलाने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। ये तो सामान्य बात है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जो अगला हम पढ़ रहे हैं हिमीकरण मिश्रण बनाने में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। हिमीकरण मिश्रण बनाने में साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। आप देखते हो कि गांव में जो आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं उनके पास एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें वो आइसक्रीम रखते हैं, और बॉक्स में छोटा छोटा बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो डाल रखे होते हैं। जो बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा उसको छोटा छोटा तोड़ के उसमें डाला जाता है और साथ में नमक मिलाया जाता है। तो उस बॉक्स में क्या होता है? बर्फ़ प्लस नमक का मिश्रण होता है, बर्फ़ प्लस नमक का मिश्रण होता है। और वो जो बॉक्स है पूरा का पूरा क्या था? बंद होता है। ऐसे होता है ना, जो गाँव में या जहाँ पर किसी विलेज में जाकर जो लोग आइसक्रीम बेचते हैं उनके पास एक बॉक्स होता है। बॉक्स में आप देखते हो कि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े और नमक मिलाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? देखो, इसको बोलते हैं हिमीकरणीय मिश्रण। बर्फ़ और ये जो नमक की अभिक्रिया होगी ये होगी उष्माशोषी,
उष्मा शोषी। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनको होने के लिए, जिनको संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, जो उष्मा ग्रहण करती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है या जो उष्मा ग्रहण करती है, तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये क्या करेगी? अपने आसपास में से उष्मा लेगी, और आसपास कौन है? बॉक्स है, तो ये बॉक्स के अंदर की सारी उष्मा क्या ले लेगी? ये अभिक्रिया ले लेगी। इस बॉक्स के अंदर जितनी भी उष्मा थी, जितनी भी गर्मी थी, वो कौन ले, किसके पास चली गई? जो ये अभिक्रिया हो रही थी बर्फ और नमक के मध्य। इस कारण इस बॉक्स का जो ताप है वो घट जाएगा, और इसका ताप है -22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, -22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इतना कम टेम्परेचर हो गया तो जो बर्फ है वो लंबे समय तक गलेगा नहीं, क्योंकि गलनांक इसका बहुत कम हो गया। गलता कितने पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बर्फ गलना प्रारंभ किस ताप पर होता है? 0 डिग्री। और इस बॉक्स का ताप कितना पहुंच गया? -22 डिग्री सेल्सियस। तो इतना थोड़ा समय लगेगा, नहीं लगा? -22 से -21, -20, -19, -18, तो इसको 0 तक पहुंचने में टाइम लगेगा, और जो बर्फ हमने डाला वो लंबे समय तक चलेगा। तो इस बात को थोड़ा समझना, ये एक हमारे दैनिक जीवन की घटना है। इसका ये पूछा जा सकता है कि हिमीकरण मिश्रण बनाने में साधारण नमक का उपयोग किया जाता है, या हिमीकरण मिश्रण क्या होता है? बर्फ प्लस नमक का मिश्रण। बर्फ प्लस नमक का मिश्रण हिमीकरण मिश्रण कहलाता है, और एक प्रकार की उष्मा शोषी अभिक्रिया है, अर्थात इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। और जो बॉक्स हैं, जिस बॉक्स में नमक प्लस बर्फ का मिश्रण डाल रखा है, वो उस बॉक्स की सारी उष्मा को ग्रहण कर लेगा, जिससे उस बॉक्स का जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा और -22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मतलब जो उसके अंदर बर्फ डाल रखा है वो लंबे समय तक चलेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हिमीकरण मिश्रण क्या है? तो बर्फ प्लस नमक का मिश्रण, बर्फ प्लस नमक का मिश्रण है। और ये कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला, कास्टिक सोडा का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? साबुन बनाने में करते हैं, साबुन बनाने में। और पेट्रोल के परिशोधन में, पेट्रोल के परिशोधन में। साबुन निर्माण में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम में पूछ जा सकता है साबुन निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? NaOH का। KOH का भी करते हैं और NaOH का भी करते हैं। अगर आपको स्नान करने का साबुन बनाना है तो NaOH का करो, और अगर आपको कपड़े धोने का साबुन बनाना है तो KOH का करो। लेकिन वर्तमान में ज़्यादातर इसका उपयोग किया जा रहा है, चाहे आप स्नान करने का साबुन बना रहे हो या कपड़ा धोने का साबुन बना रहे हो, दोनों में वर्तमान में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, उसका उपयोग किया जा रहा है। इस बात को थोड़ा समझना। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? NaOH का, कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। और दूसरा इसका उपयोग है पेट्रोल के परिशोधन में। हमें पता है कि जो पेट्रोल हैं वो ज़मीन में से पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है, और पेट्रोलियम पदार्थों में डीजल भी होता है, केरोसिन भी होता है, कुछ प्राकृतिक, जो प्रकृति की देन है, प्राकृतिक गैसें भी होती हैं, उसके साथ पेट्रोल भी होता है। तो उन सभी उत्पादों में से हमें पेट्रोल को अलग करना है तो हम NaOH का उपयोग कर सकते हैं। इसके जो दो उपयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण उपयोग है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं बताऊंगा। तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन बनाने में और पेट्रोल के परिशोधन में किया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब अगला है हमारा खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। नाम से पता चल रहा, बेकिंग मतलब फुलाना। तो एक पाउडर आता है बेकिंग पाउडर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेकिंग पाउडर क्या होता है, और हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम ऐसा समझते हैं कि बेकिंग सोडा ही बेकिंग पाउडर कहलाता है। ऐसा नहीं है। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है उसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं।
इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना। पिछली बार जो आपके रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया बेकिंग पाउडर है। फर्स्ट ऑप्शन था बेकिंग सोडा, केवल बेकिंग सोडा। दूसरा था बेकिंग सोडा तथा टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण। तो बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाएगा? बेकिंग पाउडर कहलाता है। तो इसका उपयोग हम करते हैं बेकिंग पाउडर के रूप में। बेकिंग पाउडर के रूप में बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो हमारे पास जो ये खाने का सोडा है उसमें आप इमली का जो अम्ल होता है टार्ट्रिक अम्ल उसको मिला दो तो हमें क्या मिल जाएगा? बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। और इस बेकिंग पाउडर का उपयोग हम खाने में पदार्थों को बेक करने के लिए, उसको फुलाने के लिए करते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए, इसका अन्य उपयोग देखो। जितने भी सोडा वाटर आते हैं, सोडा वाटर या जितने भी सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ, सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ जैसे कोका कोला आता है या थम्स अप आता है या माउंटेन ड्यू आता है या एक सोडा भी आता है, उन सब में ये जो बेकिंग सोडा वो मिला होता है। क्यों मिला होता है मैं बात बताऊंगा, थोड़ा समझना। ये जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसको अगर हम गर्म करें तो ये हमेशा CO2 गैस बाहर निकालेगा, हमेशा CO2 गैस बाहर निकालता है। इस बात को ध्यान रखना है कि यदि हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमेशा ये CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। और कार्बन डाई गैस बाहर निकालने के कारण इसका उपयोग जितने भी सोडा वाटर आते हैं, सोडा वाटर, आपने सोडा पिया होगा, सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ जैसे आपके निम्का, कोका कोला या थम्स अप या माउंटेन ड्यू, इन सब में CO2 गैस होती है। और CO2 गैस क्यों होती है? क्योंकि उनमें आपके खाने का सोडा, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। और इसमें से जो CO2 गैस निकल रही है, इस CO2 गैस निकलने के कारण इसका एक बहुत ही अच्छा उपयोग है अग्निशामक यंत्रों में इस खाने के सोडे के साथ कोई भी अम्ल मिलाया जाता है, एसिड, और उसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। और इनका विशेष तौर से जो उपयोग है, जो पेट्रोलियम पदार्थों से जो आग लगती है, जैसे पेट्रोल पंप पे कोई आग लग गई डीजल के कारण, पेट्रोल के कारण या केरोसिन के कारण, पेट्रोलियम पदार्थों के कारण जो आग लगती है, उस आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों में आपके बेकिंग सोडा के साथ किसी अम्ल का जो मिश्रण है वो उपयोग में किया जाता है। इसका कारण क्या, थोड़ा समझना। जो पेट्रोल से आग लगी है, अगर हम उसके ऊपर पानी डालते हैं, हम सबको पता है कि पेट्रोल हल्का होता है, वो पानी की सतह पर तैरेगा, इस कारण वो आग बुझेगी नहीं। जैसे हम पानी डालेंगे, जो पेट्रोल है पानी की सतह पर आ जाएगा और वो आग चलती रहेगी। तो हमें क्या करना है, इस आग को बुझाना। तो या तो रेत डाले, या रेत नहीं हो तो फिर क्या डाले, फिर अग्निशामक यंत्र आएगा। और अग्निशामक यंत्र में क्या होता है थोड़ा समझना, उसमें होता है आपके बेकिंग सोडा, ये जो खाने का सोडा प्लस अम्ल, और बेकिंग सोडा और अम्ल दोनों रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस निकालेंगे, CO2 गैस निकालेंगे। और हम सबको पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में सहायक गैस है, तो ये उस आग को बुझा देगी। तो इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं भाई, इसका उपयोग हम अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग सोडा प्लस कोई अम्ल, जिसको हम बोल सकते हैं सोडा अम्ल के रूप में करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर हम कंसेप्ट से समझे तो ये क्वेश्चन याद रह सकता है। हम सबको पता है कि ये जो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, इसको हम गर्म करते तो हमेशा CO2 गैस बाहर निकालता है। और इसके CO2 गैस बाहर निकालने के कारण इनके हम उपयोग कर रहे हैं। पहला हम पदार्थों को फुला रहे हैं। पदार्थ क्यों फुला, क्योंकि CO2 गैस बाहर निकली और ये जो पानी पता सा था वो फैल गया, या जो पूरी हमने बनाई वो भी थोड़ी फैल गई। फिर हमने कहा कि ये इसको हम गर्म करते तो CO2 गैस बाहर निकालते हैं, इस कारण इसका उपयोग हम सोडा वाटर में करते हैं। जितने भी शीतल पेय पदार्थ आते हैं उनमें हम करते हैं, ठीक है, ठंडे आते हैं जितने भी। फिर इसका तीसरा उपयोग कि इसका उपयोग हम अग्निशामक यंत्रों में सोडा अम्ल के रूप में। सोडा अम्ल क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस अम्ल का मिश्रण।
जब हम इसको आग पे डालेंगे तो वो गर्म होगा और कौन सी गैस निकालेगा, CO2 गैस, और CO2 गैस बुझाने में सहायक गैस है। इस बात को थोड़ा समझना। इसके जो हमने 3 उपयोग पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग। ठीक है, चलिए एक और उपयोग पढ़ लेते हैं। हम सबको पता है कि जो हमारे पेट में आमाशय हैं, आमाशय की जो जठर ग्रंथियां हैं वो एक अम्ल का स्त्राव करती हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और वो अम्ल हमारे पेट में जो भोजन है उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे भोजन का जो पाचन है वो आसानी से होता है या पाचन में सहायक होता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो आमाशय हैं, ये आमाशय बना रहा हूं, ये जो आमाशय है, आमाशय में जो जठर ग्रंथियां हैं वो एक अम्ल का स्त्राव करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे भोजन के पाचन में सहायता प्राप्त होती है। लेकिन कभी कभार इस अम्ल का स्त्राव अधिक मात्रा में होने लगता है, जिससे आमाशय की जो भीतरी दीवार है उसमें जलन होने लगती है, जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते, एसिडिटी, एसिडिटी। एसिडिटी में क्या होता है कि जो आमाशय में जो अम्ल का स्त्राव हो रहा था वो अत्यधिक मात्रा में होने लगता है, जिससे आमाशय की भीतरी दीवार है उसमें जलन उत्पन्न होती है और हमें थोड़ा पेट में जलन अनुभव होती है, इसे हम एसिडिटी बोलते हैं। अब हमें इस एसिडिटी को खत्म करना है, कैसे करेंगे भाई? वहां पर अम्ल का स्त्राव हुआ, हम कोई सार ले ले तो अम्ल प्लस सार मिलकर लवण बनाएगा, और लवण क्या होता है, उदासीन, और वो जलन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे ही करें भाई, पेट के अंदर अम्ल का स्त्राव हो रहा है, हम बाहर से कोई सार ले ले, तो हम 2 सार ले सकते हैं। सामान्यतः MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सार लेते हैं। इसका pH 10 होता है, बहुत ही दुर्बल सार है, इस कारण इसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? इनो में ये होता है, इनो आता ना, इनो में ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2। लेकिन हमारे घर में इनो है नहीं, अब हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे भाई, जो हमारे घर में खाने का सोडा होता है वो ले लेंगे। और हम सबको पता है कि खाने का सोडा भी एक दुर्बल सार है, दुर्बल सार है। और दुर्बल सार है तो ये दुर्बल सार जो पेट में HCl जो अम्ल है उसके साथ अभिक्रिया करेगा और लवण बनाएगा, और लवण कैसा था, उदासीन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी और जो हमारे पेट में जलन हो रही है वो खत्म हो जाएगी। इस कारण हम इसका उपयोग एसिडिटी के समय प्रति अम्ल के रूप में भी कर सकते हैं। एक शब्द आ रहा है प्रति अम्ल, एंटा एसिड, ये एग्जाम में पूछ जाता है, प्रति अम्ल के रूप में किसका उपयोग करेंगे, एंटा एसिड के रूप में। प्रति अम्ल, एंटा एसिड, एसिड के एंटी, एसिड के विपरीत, और एसिड के विपरीत, अम्ल के विपरीत कौन होता है, सार होता है। तो सार लेंगे, और सार हम 2 ले सकते हैं, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। लेकिन वो हमारे पास नहीं हो तो उस स्थिति में हम खाने का जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का दुर्बल सार है। बात समझ में आ गई? इसके जो 4 उपयोग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, एंटा एसिड के रूप में किसका यूज करेंगे, बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। आज से विशेष तौर से ध्यान रख लेना। अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडा अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा प्लस अम्ल जो CO2 गैस उत्पन्न करेगा और आग को बुझा देगा। चलिए, ये आपको समझ में आ गई। धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा के हम उपयोग पढ़ते हैं। पूरी दुनिया को पता है कपड़ा धोने में इसका उपयोग करते हैं, कपड़ों को धोने में। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा जल की
अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है भाई? वॉशिंग सोडा, धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर आएगा धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। अब बड़ा क्वेश्चन, अस्थायी कठोरता होती क्या है? तो जो जल होता है उसमें आपके कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवण होते हैं, जिस कारण जो जल होता है, सामान्य जल, वो आपके कपड़ों को, उनके ऊपर जो दाग धब्बे हैं उनको हटा नहीं सकता, उनके साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता। उसको बोलता है अस्थायी कठोरता, जो कभी दूर नहीं होती है। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आपके वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ पर मैंने जो चीज़ें बताई और स्टार लगाया है, प्रत्येक शब्द में क्वेश्चन बना है। देखो चीज़ें याद तो करनी पड़ेगी, लेकिन केमिस्ट्री में चीज़ें याद करनी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम उनको एक एक्सप्लेन के साथ समझें और एक अलग ही मेथड से याद करें तो चीज़ें याद हो सकती हैं। इनके उपयोग आपको याद तो रखने पड़ेंगे, लेकिन उनको थोड़ा अलग मेथड से पढ़ना है कि भाई हमें ये पता चल गया कि अग्निशामक यंत्र में क्यों करते हैं, या बेकिंग जो पाउडर उसमें क्यों करते हैं, पीछे का कारण पता चल जाता तो हम इसको याद कर लेते हैं। एसिडिटी में क्या करेंगे, तो ये चीज़ें थोड़ी देख लो एक बार। चलो इसको नोट करो। तो ये हमारा सोडियम कंप्लीट हो गया। सोडियम में और यौगिक देख सकते हो, कोई पूछ ले तो Na2SO4 7H2 ग्लोबल सॉल्ट, इसको बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट 4 तो है ही है, 5 ये याद कर सकते हो। कभी कभार पूछ ले कि ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है, तो सोडियम का सल्फेट लवण होता है। तो सोडियम का सल्फेट लवण होता है तो Na2SO4 आएगा, लेकिन साथ में जल के 7 अणु होते हैं, इस बात को याद रखना। तो Na2SO4 7H2 ग्लोबल सॉल्ट। जो सोडियम है इसमें से आपके इनका जो अयस्क है, अयस्क में से क्वेश्चन बन सकते हैं और यौगिकों में से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो यौगिक सामान्यतः दैनिक जीवन में उपयोग लिए जाते हैं वो हमने पढ़ा, जैसे खाने का सोडा होता है, धोने का सोडा होता है, साधारण नमक है या कास्टिक सोडा होता है। इन सब का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, इस कारण ये पूछे जा सकते हैं। बाकी कोई दूसरा ऐसे नहीं पूछेगा जो सैद्धांतिक हैं, थ्योरिकल हैं, वो कभी नहीं पूछ जाता। जो हम रोजमर्रा के जीवन में जिन यौगिकों का उपयोग करते हैं वही हमेशा पूछ जाता है। क्या क्या पूछ जा सकता है? इनका सूत्र पूछा जा सकता है, इनके रासायनिक नाम पूछ जा सकता है, इनका उपनाम पूछा जा सकता है और इनके उपयोग पूछे जा सकते हैं। ये बात थोड़ा समझना। तो एक बार फटाफट इसको नोट करो। और थोड़ा सा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सा सिर्फ 2 यौगिक और 2 अयस्क पढ़ने मैग्नीशियम, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें से भी। चलो नोट कर लिया होगा है?
मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, पूरा लिखेंगे तो 12Mg24 ऐसे लिखेंगे। 12 पैरों में पेज होता है, हमने पढ़ा। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक को बताएगा। सिर पे भार होता है, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या को बताएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या, तो प्रत्येक परमाणु को अपने पर क्या होता है, नाज होता है। तो 24 में से 12 गया, कितना आया, 12। बात समझ आ गई। Mg बोले तो Mg इसका प्रतीक है, ये बात है। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन, जो मैग्नीशियम है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ये 3 रूपों में पाया जाता है, और तीनों ऐसे रूप है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला कि झरने में जो मैग्नीशियम पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है। दूसरा, समुद्री जल में, समुद्री जल में जो मैग्नीशियम पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है। और तीसरा कि जो क्लोरोफिल हरित लवक होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए देखते हैं। पहला हम पढ़ेंगे कि समुद्री जल में जो मैग्नीशियम है वो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। दूसरा, जो झरने होते हैं, झरनों में जो मैग्नीशियम है वो MgSO4 आपके मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है। और हरित लवक क्लोरोफिल में Mg2+ के रूप में। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो झरने होते हैं उनका कलर वाइट होता है। झरने, जो कोई भी पानी आ रहा है वो किसी ऊंचाई से ऐसे गिरता है तो झरने का निर्माण होता है, तो वो पानी वाइट दिखता है। इसका कारण है उसमें क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है। तो झरनों में मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झरनों में मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में। और समुद्री जल में किस रूप में पाया जाता है, समुद्री जल में मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन तीसरा कि जो हरित लवक क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। और एक और क्वेश्चन पूछ जाता है कि रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपके आयरन, फेरस, एपी, लोहा। तो 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं तत्वों में से। दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लो। पहला क्वेश्चन, हरित लवक क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। दूसरा क्वेश्चन कि मानव शरीर के रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपके एपी, आयरन, लोहा, जिसे हम फेरस कहते हैं, वो पाया जाता है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एपी पाया जाता है रक्त में। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैग्नीशियम 3 रूपों में पाया जाता है। तीनों क्वेश्चन बनते हैं। समुद्री जल में MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में, झरनों में MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में, और हरित लवक क्लोरोफिल में Mg2+ के रूप में पाया जाता है। अतः हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम तत्व के रूप में पाया जाता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। एक बार इसको नोट कर लो फटाफट। अयस्क, मैग्नीशियम का जो मुख्य अयस्क है वो है आपके KCl MgCl2 6H2, जिसे बोलते हैं कार्नेलाइट या कार्नोलाइट। कोई बोलो, कोई बात नहीं। कुछ बुकों में कार्नेलाइट लिख रखा है, कुछ में कार्नोलाइट लिख रखा है। ये मैग्नीशियम का मुख्य अयस्क है
KCl MgCl2 6H2 कार्नलाइट। दूसरा हम देखते हैं MgSO4 7H2, इसको बोलते हैं इप्सम या एप्सम लवण। MgSO4 7H2 एग्जाम में बार बार पूछा गया एप्सम लवण इप्सम, एप्सम या इप्सम एक ही चीज है, लवण का फॉर्मूला क्या होता है। तो थोड़ा सा याद रखना है कि मैग्नीशियम सल्फेट और उसके साथ जल के 7 अणु क्या कहलाएंगे, एप्सम या इप्सम लवण कहलाएंगे। एक MgCO3 इसको बोलते हैं मैग्नेसाइट, और एक होता है MgCO3 CaCO3 डोलामाइट। तो मैग्नीशियम के 4 अयस्क हैं, जिसमें से मुख्य अयस्क याद रखना है, बाकी इप्सम का फॉर्मूला याद रख लेना है। बाकी मैग्नेसाइट और डोलोमाइट को सिर्फ पढ़ लेना है कि हाँ भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नेसाइट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाए तो डोलामाइट। बाकी इतना इस पे लोड नहीं लेना है, जो मेन फोकस करना है 2 चीज़ों पर करना है। मैग्नीशियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, कार्नोलाइट या कार्नेलाइट। KCl MgCl2 6H2 इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा इसमें से क्वेश्चन बनता है इप्सम या एप्सम लवण का फॉर्मूला क्या है। इप्सम इप्सम पूछे या एप्सम पूछे, लवण का फॉर्मूला क्या, इसका यूज भी पढ़ेंगे हम। जो दस्त लगती है, दस्त रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर दस्त लग गई तो हम उसको इप्सम या एप्सम लवण देंगे। इसका फॉर्मूला पूछा जाता, थोड़ा सा याद करना है कि ये मैग्नीशियम का सल्फेट होगा। मैग्नीशियम का सल्फेट मतलब MgSO4 और साथ में जल के 7 अणु होंगे, तो MgSO4 7H2 इप्सम या एप्सम लवण का फॉर्मूला होता है। तो ये 2 याद कर लेना, बाकी थोड़ा थोड़ा देख लेना कि मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट आए तो मैग्नेसाइट, और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट आए तो डोलामाइट। ये 4 अयस्क एक बार देख लो आप। इसको फटाफट नोट करो, फिर हम मैग्नीशियम के यौगिक पढ़ते हैं। देखो जिन पे मैंने स्टार लगाया वो याद कर लो, बाकी लोड नहीं लेना है ऐसे कि हमको याद नहीं हो रहा है, इसके नाम याद नहीं, बिल्कुल ऐसा घबराना नहीं है। सिर्फ मुख्य अयस्क और उसमें से जो महत्वपूर्ण अयस्क है जिसका एग्जाम में पूछ जाता वो याद करना, बाकी थोड़े अयस्क देख लेने। यौगिक पढ़ेंगे अब। फर्स्ट MgO, सेकेंड पढ़ेंगे MgOH2, ठीक है ये 2, और तीसरा हम पढ़ेंगे एप्सम लवण, इसका फॉर्मूला MgSO4 7H2। 3 चीज़ें पढ़ेंगे यौगिक में, और 3 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि तीनों के बारे में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इस कारण पढ़ रहे हैं। चलिए MgO इसको बोलते हैं मैग्नीशिया, मैग्नीशिया क्या बोलते हैं भाई, मैग्नीशिया। ऐसे ही नाम पढ़ो MgO ऑक्साइड, Mg मैग्नीशियम, O ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड।
इसका गुण होता है कि बहुत ही ताप सहन करने वाला पदार्थ है। हम इसको कितना ही गर्म कर दे ये टूटेगा नहीं या इसमें दरार नहीं आएगी। ये जो मिल्क आपके MgO मैग्नीशिया है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप सहन कर सकता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कारण इसका उपयोग जो ईंटों की भट्टी होती है उसमें जो भीतरी दीवार होती है उस पर अस्तर लगाने में किया जाता है। बात को तथ्यों के साथ जोड़ना है तब चीज़ें याद हो जाएगी। हम क्या बोल रहे हैं कि जो MgO जिसे हम मैग्नीशिया कहते हैं ये बहुत ही ताप सहन करने वाला पदार्थ है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है और ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को सहन कर सकता है। इस कारण इसका उपयोग जहाँ पर ईंट बनाते हैं, ईंट को पकाने की भट्टी होती है, उस भट्टी में जो उनकी भीतरी दीवार है उस पर जो हमें अस्तर लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, वो अस्तर लग जाए, अस्तर लगाएंगे आपके MgO का। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ईंटों की भट्टी में उसकी भीतरी दीवार पर अस्तर लगाने में मैग्नीशिया MgO का उपयोग किया जाता है। दूसरा अभी हमने पढ़ा इसका रासायनिक नाम देखो MgOH2, Mg मैग्नीशियम, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उपनाम बहुत ही महत्वपूर्ण मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH2, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि MgOH2 क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हमने बोला कि एक तो इनका सूत्र याद करो, एक इनका रासायनिक नाम याद करो और एक इनका उपनाम याद करो। अगर आप केवल और केवल सूत्र याद करते हो तो इनके आगे वाली चीज़ें अपना आप याद हो जाएगी। रासायनिक नाम हम बना लेंगे और उपनाम थोड़ा देख लेना। अभी हमने पढ़ा कि एसिडिटी क्या होती है, कि हमारे जो आमाशय में HCl अम्ल का स्तरण अत्यधिक मात्रा में होने लगता है जिससे आमाशय की जो भीतरी दीवार है उसमें जलन उत्पन्न होती है और जलन को हम कहते हैं एसिडिटी। और एसिडिटी किस कारण हो रही है कि वहाँ पर अम्ल का स्तरण हो रहा है। अगर हमें उस एसिडिटी को ख़त्म करना तो बाहर से सार लेना पड़ेगा। तो हमने कहा एक तो हम खाने का जो सोडा है, बेकिंग सोडा, उसको ले सकते हैं। वो कब लेना है, जब हमारे पास इनो नहीं हो। और इनो क्या होता है, आपकी यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। तो हम बोल सकते हैं इसका उपयोग है एसिडिटी के समय प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। प्रति अम्ल मतलब अम्ल के विपरीत, जो अम्ल को खत्म कर दे। और अम्ल को खत्म करने वाला कौन होगा, सार होगा। और सार भी किसका होगा, मैग्नीशियम का सार होगा, MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटा एसिड एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, प्रति अम्ल के रूप में किसका उपयोग करेंगे या एंटा एसिड के रूप में। एक तो MgOH2 सामान्यतः इसका यूज करते हैं। अगर ये हमारे पास नहीं है तो फिर बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एसिडिटी के समय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और ये एक दुर्बल सार है जिसका pH है वो 10 होता है, बहुत ही दुर्बल सार है। हम प्रबल सार नहीं ले सकते एसिडिटी में, हमें दुर्बल सार लेना है। ऐसा सार नहीं लेना जो आगे जाकर हमारे पेट में गड़बड़ कर दे, ऐसा सार लेना जो उस अम्ल को ख़त्म कर दे, HCl को ख़त्म कर दे। तो हम क्या ले लेंगे, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये ले लेंगे। चलो अगला है MgSO4 7H2 जिसे हम बोलते हैं इप्सम या एप्सम लवण। इप्सम या एप्सम लवण तो एग्जाम में पूछ जा सकता है इप्सम या एप्सम लवण का फॉर्मूला क्या होता है। तो MgSO4 7H2। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं,
दस्तावर के रूप में। जब दस्त लगती है उसको रोकने के लिए, दस्त को रोकने के लिए इप्सम लवण का उपयोग किया जाता है। इस बात को समझ लेना। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से? पहला यही कि जो ईंटों की भट्टी है उसमें अस्तर लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। दूसरा, जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो प्रति अमल एंटा एसिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तीसरा कि दस्त को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इप्सम या एप्सम लवण का। चौथा, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि एप्सम लवण का फॉर्मूला क्या होता है? MgSO4 7H2O होता है। ये एक बार नोट कर लो। तो ये हमारा मैग्नीशियम भी कंप्लीट हो गया। जितने भी हम तत्व पढ़ेंगे उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे, उनके यौगिक, उनका खुद का कहीं पे योग मतलब कोई यूज है क्या खुद का स्वयं का। जैसे मैग्नीशियम है समुद्री जल में मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है, झरनों में मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में, और हरित लवक क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ खुद का यूज है तो खुद का यूज थोड़ा बहुत, फिर थोड़े अयस्क और उनके यौगिक, पूरे यौगिक नहीं पढ़ेंगे, ऐसे यौगिक जो सामान्य दैनिक जीवन में उपयोग में लिए जाते हैं वो पढ़ेंगे। ये इसको नोट कर लो। जैसे भाई इनो अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं तो इनो में क्या MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये एग्जाम में पूछ जा सकता है। दस्त रोकने के लिए हम इसका यूज करते हैं एप्सम या इप्सम लवण का, तो ये पूछ जा सकता है। तो जो यौगिक हम डेली लाइफ रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं वो यौगिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार इसको नोट कर लो। चलिए आज की क्लास में हमने सोडियम और मैग्नीशियम धातुओं के बारे में पढ़ा। इनमें इनके अयस्क या इनके खुद के कुछ उपयोग जो यूज है या इनके यौगिकों के बारे में पढ़ा। यौगिकों में आपको यौगिकों का सूत्र पूछा जा सकता है, उनका उपनाम पूछा जा सकता है, उनका रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, और उनके कुछ विशेष उपयोग जो हम रोजमर्रा दैनिक जीवन में करते हैं वो पूछ जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवे, और साथ अल्फा डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की लिंक को आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तक इस लिंक को शेयर करें ताकि इस चैनल का जो लाभ है उन तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।